ओके बच्चों, सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वेट कर लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखिए क्या है। सबसे पहले बच्चों आज से हमने क्या किया, आज से हमने 12th क्लास का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। अब ध्यान रखिए ये वाला जो पार्ट है ये न्यूमेरिकली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इस वाले पार्ट में आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। हम कोशिश करेंगे कि इस वाले मंथ में अपना ये वाला पार्ट पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इस मंथ में अपने को कितना लेक्चर मिलेगा, ज्यादा ज्यादा 12 लेक्चर मिलेगा। अगर संडे को भी ऐड कर देंगे तो 4 लेक्चर वो ऐड हो जाएगा, यानी 16 लेक्चर में अपने को क्या करना है, पूरा का पूरा 11th का पार्ट 1 अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो पहली बात थोड़ा सा फास्ट में चलूंगा बच्चों। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप लोग लेक्चर मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। जो एनसीईआरटी का पार्ट 1 है, पूरा 12th का एनसीईआरटी का जो पार्ट 1 है उससे एटलीस्ट 12 क्वेश्चन तो आएंगे आपके एग्जाम, ठीक है। एटलीस्ट 12 क्वेश्चन आएंगे, 11 से 12 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर अच्छे से कीजिएगा तो ये मानते हैं कि इसमें से 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के होंगे, वो हो सकता है नहीं बन पाए, फिर भी इसमें से 8 क्वेश्चन आप लोग गेन कर सकते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन आप बहुत इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है मालूम है अपने को, इसमें 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है। वन इज इलेक्ट्रो, सेकंड इज स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मींस ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रो मींस मतलब इलेक्ट्रो मींस समथिंग रिलेटेड टू चार्ज, स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इसमें हम सिर्फ उन चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कहाँ है, रेस्ट पे है, ठीक है बच्चों। अब बात हो रही है यहाँ पे चार्ज की, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, इफिशियंसी और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। यानी किसी बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नॉर्मल से या कम है तो हम क्या बोलेंगे, वो बॉडी क्या है, चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपने पास 3 ऑब्जेक्ट है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। ए के पास मान लीजिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास मान लीजिए कि 3 प्रोटॉन्स है। 5 इलेक्ट्रॉन्स 3 प्रोटॉन्स, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बॉडी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी होगा। बी में मान लीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या होगा, बॉडी पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज बॉडी। एंड सी पे जितना इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए उतना ही प्रोटॉन है। मान लीजिए सी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है, तो क्या बोलेंगे, सी को बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी क्यों बोलेंगे, क्योंकि नाइदर इट इज हैविंग एफिशिएंसी नॉर इट इज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक आपसे ये भी अराइज हो सकता है कि सर इस वाले चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए हम चाहते तो प्रोटॉन का भी हेल्प ले सकते थे, इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एफिशिएंसी एंड डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड चार्ज। तो बिल्कुल वैसा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन नहीं क्यों करते हैं, क्योंकि देखो जनरली जो है ना एटम से बच्चों इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाला जाता है, ठीक है। एटम से प्रोटॉन को बाहर निकालना इज वेरी टफ वर्क। उसके लिए आपको न्यूक्लियर रिएक्शन करना पड़ेगा, उसके न्यूक्लियस को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और ब्रेकिंग अ न्यूक्लियस इज वेरी स्ट्रॉन्ग वर्क, ठीक है। वो तो फिर न्यूक्लियर रिएक्शन में आ गया पूरा का पूरा टर्म, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना या इलेक्ट्रॉन को एटम में ऐड करना ये क्या है, बहुत ही इजी काम है। तो इसके लिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमको एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो रैंड बच्चों, हाँ ओके। अब चलिए अब आते हैं कहाँ पे, अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे आते हैं। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ CHARGE। चार्ज के कितने क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। पहला 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है पॉजिटिव एंड दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। दूसरा सेम, SAME, सेम। रिपेल,
एंड अपोजिट अट्रैक्ट। सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। माइनस माइनस को क्या बोलेगा, माइनस माइनस को बोलेगा कि तू दूर जा। प्लस प्लस को क्या बोलेगा, प्लस प्लस को बोलेगा तू दूर जा। और माइनस प्लस को क्या बोलेगा, माइनस प्लस को बोलेगा तू पास आ। इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में होगा रिपल्सन, इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में होगा रिपल्सन, और इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में होगा अट्रैक्शन। एवरीवन हाँ ना, क्लियर? यस सर। आगे तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, चार्ज इज ALWAYS associated स्पेलिंग माइट बी रॉन्ग विथ मास। चार्ज बच्चों हमेशा मास के साथ जुड़ा हुआ है। चार्ज जो है वो हमेशा किसके साथ जुड़ा हुआ है, मास के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो क्यों है, दैट इज आइदर ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज हम करते हैं, जैसे मान लो ये एक न्यूट्रल बॉडी था, पहले ये क्या था, ये न्यूट्रल बॉडी था, पहले ये क्या था, पहले ये था न्यूट्रल। बाद में क्या हो गया, बाद में हो गया नेगेटिव चार्ज, बाद में हो गया नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ये बॉडी और पहले न्यूट्रल था, बाद में नेगेटिव चार्ज हो रहा है, मतलब इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और एडिशन अगर इलेक्ट्रॉन का हुआ है तो विथ एवरी इलेक्ट्रॉन मास ऑफ 9.1 into 10⁻³ kg इज बीइंग एडेड टू दिस एलिमेंट। एवरीवन हाँ ना, इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ है, जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा इतना इतना अमाउंट से क्या होगा, मास भी बढ़ते जाएगा। तो चार्ज जो है हमेशा किसके साथ एसोसिएटेड होता है, मास के साथ एसोसिएटेड होता है। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी एक ऑब्जेक्ट है, अगर पहले वो न्यूट्रल था, अगर बाद में वो नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मास इंक्रीज हुआ है। ऑब्जेक्ट पहले न्यूट्रल था, बाद में पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है, मतलब उसका मास क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। एवरीवन क्लियर? यस सर। चौथा प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसको समझिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ, देखो बच्चों सिंपल से एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया में किसी के पास ही बात कर लीजिए, चाहे किसी भिखारी के पास चले जाइए, किसी बहुत मतलब कम पैसे वाले आदमी के पास चले जाइए, या फिर आप अंबानी के पास चले जाइए, बहुत ज्यादा पैसे वाले आदमी के पास चले जाइए, या तो आप किसी पुअर के पास चले जाइए, दिस इज पुअर, ये क्या है, ही इज POOR एंड ही इज RICH। ठीक है, अब इसके पास जो पैसा होगा, इसके पॉकेट में हो सकता है 10 रुपया हो सकता है 15 रुपया हो सकता है 20 रुपया हो सकता है इसके पॉकेट में 1 लाख रुपया हो या 5 लाख रुपया हो, या मान लो चलो इसके पास मानते हैं 100 रुपया है, या फिर 200 रुपया है, या 500 रुपया है। तो जो भी इन लोगों के पास बच्चों पैसा है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 रुपीज, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 रुपीज। चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, क्या इसके पास 1 रुपया 50 पैसा हो सकता है, नहीं। क्या इसके पास 1 रुपया 75 पैसा हो सकता है, नहीं। क्या इसके पास 10 रुपया 20 पैसा हो सकता है, नहीं। क्या इसके पास 100 रुपया 10 पैसा हो सकता है, नहीं। क्या इसके पास 100 रुपया 50 पैसा हो सकता है, नहीं। क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज 50 पैसे क्वाइन, 75 पैसे क्वाइन, 20 पैसे क्वाइन, 10 पैसे क्वाइन, 50 पैसे क्वाइन इज नॉट वैलिड इन इंडिया। अगर इंडिया में सभी क्वाइन वैलिड होते तो इसके पास 1.5 रुपया भी हो सकता था, 1 रुपया 50 पैसा भी हो सकता था। अगर 10 पैसे का क्वाइन वैलिड होता तो इसके पास 100 रुपया 10 पैसा भी हो सकता था, लेकिन ये अभी वैलिड नहीं है। अभी जो है बच्चों इंडिया में लीस्ट अमाउंट ऑफ करेंसी जो अवेलेबल है, दैट इज 1 रुपी। 1 रुपया से छोटा करेंसी अवेलेबल नहीं है। तो किसी के पास भी जो पैसा होगा, जो मनी होगा, दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 रुपी। सिमिलर इज एप्लीकेबल फॉर चार्ज ऑल्सो। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, या स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज है, वो कितना है, वो है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। एंड दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या कम हो, किसी बॉडी के पास 50 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या कम हो, किसी बॉडी के पास 500 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या कम हो, किसी बॉडी के पास 20 लाख
इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या कम हो तो ऑल दी चार्जेस आर पॉसिबल। लेकिन किसी बॉडी के पास 2.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी तोड़ सकते हैं। 2.5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का आधा पार्ट, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? तो इसलिए आपको ध्यान रखना क्या, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ? चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब ये हुआ कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? एवरीवन रेज योर हैंड। हाँ सर। यस। क्लियर है? तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। मतलब इसका क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Q इक्वल्स टू प्लस माइनस स्मॉल n इनटू E, वेयर Q equals to total charge on body, Q equals to total charge on body, small n equals to integer, E equals to charge on electron, कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। याद रखिएगा, इसको मत बोल जाइएगा। एवरीवन बताइए, फिर आगे चलते हैं। चलिए सिंपल सा एकदम आसान सा क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम आसान। कैसा क्वेश्चन? एकदम आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन ए बॉडी? which of the following charge is not possible on a body? क्या क्या है आपके पास? ऑप्शन ए है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। आपके पास ऑप्शन बी है 4.8 into 10⁻⁻18 कूलम। आपके पास ऑप्शन सी है 3.2 into 10⁻⁻20 कूलम। एंड आपके पास ऑप्शन डी है, कितना है? 3.2 into 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है? आपने से पूछ रहा है इसमें से कौन सा चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल नहीं है। कैसे वर्क करेंगे? तो वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? बोलता है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस n इंटू ई। चलिए वर्क करते हैं। Q तुम कितना हो? Q बोला मैं हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू n इंटू ई। तुम कितना हो? ई बोला मैं हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दोनों में हुआ झगड़ा, n इक्वल्स टू 1 आया। क्या यह एक इंटीजर है? क्या यह एक इंटीजर है? हाँ, यह एक इंटीजर है। मींस दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज पॉसिबल ऑन ए बॉडी। ऑप्शन बी पे आते हैं। क्यू तुम कितना हो? क्यू बोला मैं हूँ 4.8 इंटू 10⁻⁻18 इक्वल्स टू एन। ई तुम कितना हो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 16 दूना 32, 16 तिया 48। ये गया कैंसिल, ऊपर आया कितना? 10। क्लियर है ना? इधर -10 होगा तो इधर +10 हो जाएगा। तो एन तुम कितना हो? एन बोला मैं 30 हूँ। क्या तुम इंटीजर हो? हाँ मैं इंटीजर हूँ। तो ये भी पॉसिबल है। एवरीवन हाँ ना बताते चलेंगे। थर्ड वाले पार्ट पे आए। क्यू इक्वल्स टू क्या होता है? प्लस माइनस n इंटू ई। क्यू तुम कितना हो? क्यू बोला मैं हूँ 3.2 इंटू 10⁻⁻20। एन तुम कितना हो? फाइंड करना है। ई तुम कितना हो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बहुत बढ़िया। 16 दूनी 32। 10⁻⁻19 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइड बाई 10⁻⁻19 इक्वल्स टू n। तुम कितना हो जाओगे? तो ये होला, दोनों आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ऊपर -1 बचा तो 2 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो रहा है? 2/10 इक्वल्स टू n। और n का वैल्यू कितना आया? 0.2। दिस इज नॉट एन इंटीजर। ओके बच्चों, ये क्या है? यह एक इंटीजर नहीं है और यह एक इंटीजर नहीं है। तो क्या किसी बॉडी पे 0.2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? नहीं हो सकता है। मींस ऑप्शन सी, तुम किसी बॉडी पे पॉसिबल नहीं हो। तुम भी किसके इक्वल हो? तुम 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो तो तुम भी पॉसिबल हो। ठीक है? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? पूछा था कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन सी इज नॉट पॉसिबल, हेंस दिस इज करेक्ट आंसर। एवरीवन हाँ या ना? रेज योर हैंड सारे बच्चे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अगला पॉइंट लिख लीजिए। अगला पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। CONSERVATION, कंजर्वेशन ऑफ CHARG। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बच्चों क्या बोलता है? ये बोलता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम
or an isolated system, charge is constant. Charge is constant. It can just transfer from one part of system to another. सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे बस ये जा सकता है, बट इसका ओवरऑल वैल्यू क्या होगा? ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लो कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट डी। तो हो सकता है ए से सी पे चार्ज आ जाए, बी से ए पे चार्ज चला जाए, बी से सी पे भी चार्ज चला जाए। यानी ओवरऑल हम बात करेंगे, ओवरऑल पूरे सिस्टम का चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। फाइनली मतलब सिस्टम के बाहर से इस पे क्या हो रहा है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एवरीवन, हाँ ना, क्लियर? तो आज हमने क्या किया? आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को खत्म कर दिया। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विथ different types of charging process. Then after different types of charging process we will continue with Coulomb's law। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट मैं आप लोग को इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा जल्दी से। आज आखिरी आपके पास टाइम है, प्रीवियस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। पूरा का पूरा थर्मो आज ही कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि कल से अपना पूरा का पूरा फोकस बच्चों किस पे रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे रहेगा। थर्मो के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको मैं क्वेश्चन बैंक भेज चुका हूं, थर्मोडायनामिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन से भेजा हूं, उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दीजिए, ताकि जब हम पूरा अगला फोकस पूरा का पूरा 100% किस पे रख पाए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे रख पाए। गलती कहाँ होती है? देखो दिक्कत कहाँ होती है ना, ये टॉपिक ए था, मान लो ये टॉपिक आपका इनकम्प्लीट है और आपने ये वाला टॉपिक चालू किया, तो इस वाले टॉपिक को पढ़ने वक्त आपका दिमाग रहेगा इस पे कि चलो थोड़ा सा टाइम मिल रहा है इसमें, इसको हम कंप्लीट कर लें। नहीं, दिस इज रॉन्ग। आपका ये जितना हो गया उतना ही पे इसको क्लोज किया, पूरा का पूरा फोकस इस पे आना चाहिए। तो आज मैं इसका कुछ भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, जिनका भी कुछ भी पार्ट इधर का बचा हुआ है उसको आज ही कंप्लीट कर देंगे, और कल से पूरा का पूरा फोकस अपना किस पे रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे रहेगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय बाय। ओके बच्चों? ओके सर।